हेलो, नमस्कार। करंट जीके की इसी धमाकेदार सीरीज में इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज अपना जो टॉपिक है वो दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका की बात की जा रही है। और अमेरिका में वर्ष 2020 में राष्ट्रपति चुनाव है और चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है। वहाँ कोरोना के कारण यह पता नहीं चल रहा कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव है क्या। तो आज का अपना टॉपिक होगा वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2020 और दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका का राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है, उसकी क्या योग्यताएं होती हैं, कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, किस प्रकार से वहाँ उम्मीदवार चुना जाता है, कितना कार्यकाल होता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, एक बेसिक संविधान की जानकारी भी अपन साथ में लेंगे। तो ये सारी बातें आज के टॉपिक में की जाएगी। तो देखो, टॉपिक है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2020 और 2020 में दो उम्मीदवार हैं। एक तो आप सब जानते हो डोनाल्ड ट्रंप और एक जो बाइडेन 2020 के अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। यह रिपब्लिकन पार्टी के से हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो दोनों मेरी ओर ही देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आपस में नहीं मेरे से लड़ रहे हैं। तो बात की जाए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से, तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले छोटी सी बात करते हैं अमेरिका की बात की जाए तो देखो, अमेरिका एक विविधताओं का देश है, अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 98,26,629 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। मतलब लगभग इसका एरिया देखा जाए तो 98 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, यूएसए का क्या है एरिया है। भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इसका 98,26,629 वर्ग किलोमीटर का क्या है, क्षेत्रफल है। मतलब भारत से 3 गुना ज्यादा क्या है, क्षेत्रफल है। और अमेरिका है, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये किस महाद्वीप का एक देश है, तो नॉर्थ अमेरिका का एक क्या है, देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक क्या है, देश है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 28 करोड़ है, लगभग 28 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 4th पार्ट का निवास करता है, लगभग अमेरिका में निवास करता है। क्षेत्रफल 3 गुना और जनसंख्या भारत की 1/4। नेक्स्ट बात की जाए इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो कोलंबस थे। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और कोलंबस के ये तो सबको पता है कि अमेरिका की खोजकर्ता कौन थे, तो कोलंबस थे। परंतु कोलंबस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलंबस किस यूरोपीय देश के नागरिक थे, तो कोलंबस किस यूरोपीय देश के नागरिक थे, तो एक यूरोप महाद्वीप का देश आता है स्पेन। और इस स्पेन देश के क्या थे, नागरिक थे। और ये अमेरिका की क्या करते हैं, खोज करते हैं। और खोज करते वक्त ये कहते हैं कि ये नई दुनिया का एक देश है। तो ये छोटी सी एक बेसिक जानकारी इसकी अमेरिका के बारे में की गई है। आगे देखो, पॉइंट की बात की जाए अमेरिका की क्रांति की। देखो, अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश तो है, परंतु अमेरिका भी एक क्या था, अंग्रेजों के गुलाम था। और इसने 1776 में क्या मिली, इसे स्वतंत्रता मिली थी। अमेरिका की क्रांति देखो, अमेरिका की क्रांति की मूलतः शुरुआत हुई थी 1773 में, बोस्टन टी पार्टी। इसमें क्या होता है, ब्रिटेन के जहाज थे, 3 चाय से भरे हुए थे और चाय के जहाजों को क्या हुआ, चाय को समुद्र में फेंक दिया। और वहां से क्या होता है, अमेरिका की क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। और 1776 में अमेरिका के क्या होता है, स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। अमेरिका की क्रांति का जो नारा था वो पैट्रिक हेनरी वर्गीस ने दिया। और इसने कहा कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं, कि जो कर है, जो टैक्स है, जब तक हमारी जो कांग्रेस है या हमारी जो संसद है उसमें हमारा जब तक अधिकार नहीं होता, जब तक हम कोई कर नहीं देंगे। और आज भारत की बात करें तो भारत में कर की परिभाषा आज तक लोगों को पता ही नहीं। और जीएसटी की बात करें, गुड एंड सर्विस टैक्स की बात करें, तो भारत में आज तक लोगों को पता ही नहीं आ रहा जीएसटी क्या है। दुकानदार रेट बढ़ा देते हैं कि जीएसटी के कारण रेट बढ़ गई, तो बता देते हैं जीएसटी आज तक नहीं समझ में आई। और अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति का ही नारा यह था कि बिना प्रतिनिधित्व, बिना लीडरशिप के हमारा कोई जो है कर नहीं देंगे, बिना
और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि अमेरिका की क्रांति का नारा बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 को प्रभावित करता है। बिना प्रतिनिधित्व को कोई कर नहीं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 को प्रभावित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 कहता है कि बिना संसद की अनुमति के कोई करे नहीं, जब तक पार्लियामेंट स्वीकृति नहीं देती तब तक कोई कर नहीं दिया जाता है। ठीक है, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, और अनुच्छेद 265 को प्रभावित करता है। और अनुच्छेद 265 ये कहता है कि बिना संसद की अनुमति के कोई करे नहीं। तो क्लियर होगी। पैट्रिक हेनरी वर्गीस एक और भी बात कहते हैं कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मौत दो, कि या तो मुझे आज़ाद करो नहीं तो मुझे क्या दो, मौत। ये भी एक पैट्रिक हेनरी का एक क्या था, प्रसिद्ध नारा था। क्लियर होगी। स्वतंत्रता संग्राम की, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी समाप्ति कब होती है? 3 सितंबर 1783 को होती है। और पेरिस संधि के दौरान ये सप्तवर्षीय युद्ध भी चलता है फ्रांस वाला। परंतु अमेरिका की बात करें तो पेरिस संधि हुई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका का एक प्रतिनिधि दल था, उनके मध्य एक समझौता होता है और पेरिस संधि होती है। उसके तहत अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। तो 17 सीधा क्वेश्चन कंपटीशन स्तर पे बन सकता है कि अमेरिका की क्रांति कब हुई? 1776। अमेरिका की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा है? बिना प्रतिनिधित्व कोई करे नहीं। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है? तो अनुच्छेद 265 को प्रभावित करता है। अनुच्छेद 265 क्या कहता है कि बिना संसद की अनुमति के कोई करे नहीं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति पेरिस संधि के दौरान हुई और पेरिस संधि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के प्रतिनिधि दल के मध्य हुई थी। अब देखो आगे बात की जाती है अमेरिका के संविधान की बेसिक बात की जाती है। तो अमेरिका के संविधान का प्रारूप कब बना? तो 1787 में अमेरिका के संविधान का प्रारूप बना था, उसका ढांचा बनाया गया। और अमेरिका का संविधान लागू कब होता है? तो 1789 में अमेरिका का संविधान क्या होता है? लागू होता है। और ये निश्चित किया गया कि 4 मार्च 1789 को निर्वाचित होकर नई सरकार का क्या करेगी? कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। इतना सा ध्यान रखना है कि अमेरिका के संविधान का प्रारूप कब बना? तो 1787, और लागू कब हुआ? तो 1789। और भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। मतलब कुछ ही समय का अंतर था। भारत का संविधान 1950 में लागू होता है और अमेरिका का संविधान 1789 में लागू होता है। अब देखो इसकी आगे बात करते हैं अमेरिका के संविधान की कुछ विशेषताएं। कुछ विशेष क्वेश्चन एसएससी, दिल्ली पुलिस वगैरह में सामान्यतः पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है? तो अमेरिका है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना क्या है? एक लोकतंत्र देश ही है। इससे पहले विश्व में कोई लोकतंत्र देश ही नहीं था। सबसे पुराना संविधान, देखो संविधानों की जननी की बात करेंगे तो ब्रिटेन को कहेंगे, और सबसे पुराना संविधान, लिखित संविधान की बात करेंगे तो किस देश का है? तो अमेरिका का। सबसे पुराना संविधान और सबसे पुराना लोकतंत्र दोनों किसके आते हैं? अमेरिका। विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक देश। अब ध्यान रखना, गणतंत्रात्मक देश का अर्थ क्या होता है? भारत एक गणतंत्रात्मक देश है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है। सेम कंडीशन अमेरिका का राष्ट्रपति भी वंशानुगत न होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है। और इस कारण ये विश्व का प्रथम क्या है? गणतंत्रात्मक देश है। प्रथम लिखित और निर्मित संविधान, ध्यान रखना, प्रथम लिखित व निर्मित संविधान। विश्व में सर्वप्रथम संविधान किस देश का लिखा गया? तो अमेरिका का लिखा गया। वैसे सबसे पुराना संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का है, परंतु वो अलिखित है। और निर्मित, ये अमेरिका खुद के द्वारा बनाया गया था। भारत में तो क्या हुआ? भारत का संविधान तो है, लिखित भी है, परंतु भारतीय संविधान के तथ्य क्या है? अन्य देशों से लिए गए, जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई, नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। तो उसी प्रकार ये क्या है? लिखित है। लिखित के साथ स्वयं के द्वारा क्या है? निर्मित है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान
क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन सकता है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है, तो अमेरिका का संविधान है। और अमेरिका के संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं। और लगभग शब्दों की बात करें तो इसमें 4000 शब्द ही हैं। कितने शब्द हैं? 4000। जबकि अब भारतीय संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं और शब्दों का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो ये विश्व का सबसे छोटा क्या है? लिखित संविधान। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका में शासन प्रणाली कौन सी है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। क्लियर होगी बात। अब देखो अमेरिका की संविधान की विशेषताएं। ये सामान्यतः देखो नॉर्मल कंपटीशन में तो नहीं पूछा जाता है, परंतु ये जो सेकंड ईयर है, पॉलिटिकल से आप सेकंड ईयर करते हो तो उसमें ये 20 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। कॉलेज में आता है, ग्रेड में आता है और सामान्य सीधा कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। जैसे कई बार भारतीय संविधान की विशेषताएं भी पूछी जाती है, एक सामान्य सी चर्चा कर रहे हैं। तो ये निर्मित व लिखित संविधान है। क्या है? अमेरिका का जो संविधान है वो खुद के द्वारा निर्मित है और क्या है? लिखित है। विश्व के प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है। अभी बात की थी कि अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद। कितने शब्द? 4000 शब्द। और मुनरो कहते हैं कि अमेरिका के संविधान को मात्र आप आधे घंटे में पढ़ सकते हो, और भारतीय संविधान का आधे घंटे में तो पार्ट नहीं पढ़ा जाता, मूल अधिकार नहीं पढ़े जाते हैं। तो बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है, सबसे छोटा संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं और लगभग 4000 शब्द है, और इसको मात्र 30 मिनट में आप क्या कर सकते हो? पूरा पढ़ सकते हो। तो बात क्लियर होगी। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही क्या है? सर्वोच्च। वहां संविधान को क्या बनाया गया है? सर्वोच्च बनाया। गणतंत्र की स्थापना, वही बात, वह गणतंत्रात्मक देश है क्योंकि वह राष्ट्रपति क्या होता है? वंशानुगत न होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है। सेम कंडीशन है भारत में भी। मूल अधिकारों की व्यवस्था, ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और अमेरिका के संविधान में जो प्रथम 10 संविधान संशोधन किए गए थे उनके तहत क्या जोड़े गए? तो मूल अधिकार उनके तहत जोड़े गए थे। क्लियर हो गई बात। तो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। प्रथम 10 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा मूल अधिकार जोड़े गए। यहाँ बेसिक सी बात की जाए तो अमेरिका में कुल संविधान संशोधन कितने किए गए हैं? तो अब तक 27 संविधान संशोधन किए गए हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत में 100 से अधिक क्या कर दिए गए हैं? संविधान संशोधन कर दिए गए हैं। तो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। प्रथम 10 संविधान संशोधनों द्वारा मूल अधिकार जोड़े गए थे। तो ये संविधान की कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं। देखो यहाँ 2 ही नागरिकता है। नागरिकता की बात की जाए तो कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। और भारत में कौन सी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता। अर्थात इस बात को समझना है कि भारत में क्या है? भारत की नागरिकता है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। जैसे भारत की है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसकी कोई नागरिकता नहीं है। और अमेरिका में बात करें तो अमेरिका की नागरिकता अलग है और राज्यों की नागरिकता क्या है? अलग है। तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। डबल सिटीजनशिप की बात की गई है। क्लियर हो गई। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में अध्यक्ष होता है। न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता की बात कीजिए, अर्थात न्यायपालिका को भी क्या बनाया गया है? ताकतवर बनाया गया है। और यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो अमेरिका के न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने हैं? 10 न्यायाधीश हैं। ये याद रखना आपको। तो अमेरिका में न्यायालय की सर्वोच्चता है। अमेरिका में कुल न्यायाधीश कितने हैं? 10। और 10 में ध्यान रखना मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया है, चीफ जस्टिस को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, अमेरिका के संविधान की विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? अमेरिका से। और इस बात को भी ध्यान रखना आपको कि न्यायिक पुनरावलोकन जैसी प्रक्रिया की शुरुआत विश्व में कहाँ से हुई? तो यूएसए से हुई थी, अमेरिका से
हुई थी। और डीपली बात करें इसकी कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई। अमेरिका में इसकी शुरुआत कब होती है तो 1803 में न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो विश्व में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया की शुरुआत अमेरिका से होती है। अमेरिका में कब हुई तो 1803। और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है तो भी संयुक्त राज्य अमेरिका। 1803 में हुई थी। किस मामले में इस न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत हुई थी तो मारबरी बनाम मेडिसन, मारबरी बनाम मेडिसन जो वाद था उसके तहत किसकी शुरुआत की गई थी, मारबरी बनाम मेडिसन विवाद के तहत किसकी शुरुआत की गई थी तो न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत की गई थी। क्लियर होगी बात। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत विश्व में अमेरिका में कब 1803 में, किस मामले में, मारबरी बनाम मेडिसन। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है तो अमेरिका से ली गई है। अब देखो यहां लिखा गया है कठोर संविधान। विश्व के कठोर संविधानों की बात की जाए तो अमेरिका का है और इतना कठोर है कि यहां अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं, 27 संविधान संशोधन हुए हैं। लगभग देखा जाए तो 240 वर्षों में 27 संविधान संशोधन हुए। और यहाँ भारत की बात की जाए तो भारत में 70 वर्षों में 100 से अधिक क्या कर दिए गए, संविधान संशोधन कर दिए गए। तो ये विश्व का एक क्या है, कठोर संविधान है। और बात कर ली जाए कि अमेरिका में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन किए गए हैं तो 27 संविधान संशोधन किए गए हैं। बात क्लियर हो गई आपकी। अब देखो आगे बात करते हैं। कठोर की होगी टोटल संविधान संशोधन 27 और 240 वर्षों में। और भारत में बात करें तो 70 वर्षों में 100 से अधिक संविधान संशोधन कर दिए गए। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान अर्थात अंतिम सत्ता किसके पास दी गई है, जनता के पास दी गई है। अंतिम पावर किसके पास है, जनता के पास है। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन के लिए सिद्धांत पर आधारित। ये आप यदि कॉलेज की एग्जाम देते हो तो उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। कंपटीशन में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अब देखो बात करते हैं, बहुत ही अच्छा कांग्रेस। वैसे भारत वाली कांग्रेस की बात नहीं की गई है, ठीक है। भारत वाली कांग्रेस अलग है। जैसे भारत में जो संसद होती है उसी प्रकार अमेरिका में संसद होती है, उसे क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस अमेरिका की क्या है, विधायिका है, व्यवस्थापिका है। सेम जिस प्रकार से भारत की व्यवस्थापिका या विधायिका किसे कहते हैं, पार्लियामेंट को कहते हैं, संसद को कहते हैं, उसी प्रकार अमेरिका में पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है तो कांग्रेस कहा जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये चिंता करने की बात नहीं है कि भारतीय कांग्रेस अमेरिका क्यों चली गई, नहीं चली गई है, वो अमेरिका की कांग्रेस क्या है, अलग है। अब देखो यहाँ दो डायग्राम दिए गए हैं, एक तो ये है आपका और दूसरा आपका ये है, दो डायग्राम है। तो ये जो डायग्राम है ये आपका कांग्रेस का बाहर से लिया गया चित्र है और ये अंदर से लिया गया। अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए व्यक्ति। अमेरिका के लोग हैं ना शांति प्रिय बैठते हैं, भारत में तो झंडा लेकर बैठते हैं, कुछ भी बैठते हैं, चाहे संसद में पेज फाड़ना, स्प्रे करना, ये सारी बात भारतीय संसद की नॉर्मल बातें। वैसे भी बता देते हैं भारतीय संसद भी बहुत अच्छी है, अच्छे लोग जाते हैं, परंतु कई बाई बात है कि दूसरा की थाली में घी ज्यादा लागे तो बात खानी है और बाकी क्यों कोई नहीं। तो ये अमेरिका की कांग्रेस के बाहर का है चित्र और ये अंदर का है। बैठक किस प्रकार से चलती है बेसिक जानकारी के लिए आपको दिया गया है। तो अमेरिका में संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस की बात क्लियर होगी। या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि अमेरिका में व्यवस्थापिका किसे कहते हैं तो कांग्रेस को कहते हैं, विधायिका किसे कहते हैं या लेजिस्लेटिव किसे कहते हैं तो कांग्रेस को कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अमेरिका में कांग्रेस किससे मिलकर बनी है तो अमेरिका में जो कांग्रेस है वो प्रतिनिधि सदन बोल सकते हैं या प्रतिनिधि सभा बोल सकते हैं और सीनेट। अमेरिका में कांग्रेस का निर्माण प्रतिनिधि सदन व सीनेट से मिलकर होता है। भारत में संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है या किससे होता है, कांग्रेस व सीनेट, कांग्रेस का निर्माण है प्रतिनिधि सदन व सीनेट से होता है। प्रतिनिधि सदन का अर्थ भारतीय संविधान में लिया जाए तो इसका अर्थ होता है लोकसभा
और सीनेट का अर्थ की बात करें तो सीनेट का अर्थ होता है यहाँ राज्यसभा। क्लियर हो गई बात। तो वहाँ प्रतिनिधि सदन और सीनेट से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो अमेरिका की कांग्रेस का निर्माण होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो आगे बात की जाती है इसकी, कांग्रेस की आगे बात करते हैं तो इसमें आता है प्रतिनिधि सदन। प्रतिनिधि सदन को भारत में समझना है तो भारत में समझने के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में प्रतिनिधि सदन को क्या कहते हैं, तो लोकसभा कहते हैं। इसके उपनामों की बात की जाए तो निम्न सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। अब यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा है या लोकसभा है उसमें कुल मेंबर कितने होते हैं, तो 435 होते हैं। ये ध्यान रखना 435 है। ये सारी बातें राष्ट्रपति के चुनाव में काम करेगी। तो अमेरिका की प्रतिनिधि सदन में या प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं और प्रत्येक राज्य में इनका बंटवारा है वो किसके आधार पर किया गया है, तो जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य में जिस अनुपात में पॉपुलेशन है उस अनुपात में क्या दे दी गई, प्रतिनिधि सभा की सीटें दे दी गई। तो प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के अनुपात में सीटें प्रदान की गई। जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं इनका चुनाव किसके द्वारा होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा होता है। जनता डायरेक्ट रूप से इन्हें क्या देती है, वोट देती है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो प्रतिनिधि जो सभा है, सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। यहाँ लोकसभा का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष है, बाकी निश्चित भी नहीं है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है, जनता जनसंख्या के अनुपात में संख्याएं बांटी गई है। और लोकसभा में सदस्य कितने हो सकते हैं अधिकतम भारत में, तो ध्यान रखना वर्तमान में 550 का प्रावधान। 2 आंग्ल भारतीयों का प्रावधान वर्ष 2020 में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। और वही चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। और कार्यकाल कितना होता है, अमेरिका में 2 वर्ष होता है, अपने कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब देखो बात करते हैं आगे बात की गई है किसकी, तो बैठक की बात की गई कि प्रतिनिधि सभा की बैठक कितनी होती है, तो 1 वर्ष में कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 बैठक होनी आवश्यक है। और भारत में प्रावधान है कि 1 वर्ष में कम से कम लोकसभा की कितनी बैठक होनी चाहिए, 2 बैठक होनी चाहिए, जिनके मध्य 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। जबकि अमेरिका में 1 बैठक, 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, प्रतिनिधि सभा की 1 बैठक होनी चाहिए। धन विधेयक किस में लाया जाता है, तो प्रतिनिधि सभा में लाया जाता है। जो मनी बिल है उसकी बात की जाए तो वो मनी बिल है सदैव कहाँ लाया जाता है, प्रतिनिधि सभा में लाया जाता है। और भारत में भी धन विधेयक कहाँ लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाता है, बराबर कंडीशन। अब ध्यान रखना यहाँ से एक बहुत ही अच्छा आपके स्तर का क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसके बाद अमेरिका में दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन होता है, तो जो प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर होता है, अर्थात तो वहाँ की लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। और भारत में ऐसा नहीं होता है। तो बताएंगे कि भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है। अब यदि आप अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु की बात की गई 25 वर्ष। भारत में भी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। अर्थात लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए भारत में न्यूनतम आयु की बात करें 25, और अमेरिका में प्रतिनिधि सदन की बात की जाए कि न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष है। दोनों बातें आपकी क्लियर होगी। अब देखो आगे बात की जाती है, अमेरिका के नागरिक हो, मतलब भारत का भी नागरिक होना चाहिए और अमेरिका से चुनाव लड़ रहा है तो अमेरिका का क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, नागरिक। 7 वर्षों तक अमेरिका में रहा हो भाई, कम से कम कितने वर्षों तक अमेरिका में रहा हो, 7 वर्ष। यहाँ भारत वाली कोई कंडीशन नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने दिन तक भारत में रहा हो, इसका कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। भारतीय संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत में जो चुनाव लड़ेगा वो भारत में रहेगा और वहीं झंडा पकड़ना पड़ेगा, नेता तो जनता उसे क्या नहीं देगी, वोट नहीं देगी। ठीक है, भारत में तो अन्य जोड़े गए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा नहीं काट चुका हो, ये इस प्रकार की योग्यताएं भारत में जोड़ी गई। जबकि यहाँ क्या लिखा गया कि 7 वर्षों तक अमेरिका में रहा हो। तो क्लियर हो गई बात, तो योग्यता हो गई। ये तो थी आपकी प्रतिनिधि सभा की बात।
अब देखो, प्रतिनिधि सभा के बाद मैंने बताया था कि कांग्रेस से प्रतिनिधि सभा व सीनेट दोनों से मिलकर बनी है, प्रतिनिधि सभा से भी मिली है और सीनेट से भी। तो सीनेट अर्थात भारत में सीनेट का अर्थ ले तो किसे लिया जाता है? राज्यसभा। इसे उच्च सदन कहते हैं और इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। भारत में भी राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं। ये सारी बातें कही। सीनेट, ये ध्यान रखना, सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। अर्थात दुनिया में जो संसद होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। उस सदन में राज्यसभा, और दुनिया में सबसे शक्तिशाली उच्च सदन किस देश का है? यूएसए का है, अर्थात सीनेट है। क्लियर हो गई बात? इस बात को ध्यान से रखना। दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? तो अमेरिका का है, और अमेरिका के उच्च सदन को क्या कहते हैं? सीनेट। तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन किस देश का? अमेरिका का। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका के उच्च सदन को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ये थोड़ी थोड़ी बातें बताई। कुल सदस्य कितने हैं सीनेट में? 100, और प्रत्येक राज्य से कितने? 2। या फिक्स बंटवारा किया गया। अमेरिका में स्टेट कितने हैं? 50 हैं, और प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य हैं? 2। चाहे राज्य बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसे कोई मतलब नहीं है, प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य कर दिए गए? 2। और कार्यकाल की बात की जाए, और कार्यकाल कितना है वहाँ? 6 वर्ष। सीनेट के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसके 1/3, वही राज्यसभा वाली कंडीशन है, 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद? प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? निर्वाचित हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड ले लेते हैं, वहां नए चुनकर आ जाते हैं। बैठक 1 वर्ष में कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1। और भारत में राज्यसभा में 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक? 2 बैठक। धन विधेयक में परिवर्तन कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित कोई शक्ति नहीं होती। राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए रोक सकती, जबकि अमेरिका में धन विधेयक प्रतिनिधि सभा में लाया जाता है, और सीनेट धन विधेयक में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकती। तो यह ध्यान मोस्ट बात बनती है कि सीनेट को धन विधेयक से संबंधित भी क्या दी गई है? शक्ति, जबकि भारत की राज्यसभा को धन विधेयक से संबंधित शक्ति नहीं दी गई है। क्लियर हो गई बात? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आगे। योग्यता, कि आप सीनेट का मेंबर बनना चाहते हो तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता वही 30 वर्ष। भारत में भी राज्यसभा सदस्यों की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। कम से कम 5 वर्षों तक अमेरिका में रहो। भारत में ऐसी कोई योग्यता नहीं होती, कम से कम भारत में रहो, इस प्रकार की कोई योग्यता। अब ध्यान रखना, जिस राज्य से प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो न्यूयॉर्क से लड़े, चाहे नेवादा से लड़े, कैलिफोर्निया से लड़े, अलास्का से लड़े, हवाई प्रांत से लड़े, जिस राज्य से लड़े उस राज्य का क्या होना चाहिए? निवासी। भारत में भी एक कंडीशन थी 2004 से पूर्व कि राज्यसभा उम्मीदवार को उस राज्य का क्या होना चाहिए? निवासी। कब थी? 2004 से पूर्व। 2004 से पूर्व भारत में प्रावधान था कि राज्यसभा उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना चाहिए, रेजिडेंस उस राज्य में होना चाहिए। 2004 में राज्यसभा में प्रावधान समाप्त कर दिया, और क्या लिख दिया गया कि राज्यसभा उम्मीदवार को उस राज्य की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, निवासी होने का कोई आवश्यक नहीं है। जबकि अमेरिका में आज भी क्या प्रावधान है कि ये सीनेट का जो उम्मीदवार है, सीनेट के उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना चाहिए। भारत में योग्यता को वर्तमान में हटा दिया गया है। कब हटाया गया? तो 2004 में हटाया गया। दोनों बात क्लियर होगी? तो योग्यता 30 वर्ष, 5 वर्ष तक कम से कम अमेरिका में रहो, और उस राज्य का क्या होना चाहिए? निवासी होना चाहिए। अब देखो आगे बात की जाती है, राजनीतिक दलों की बात करते हैं। यह भी एक बेसिक जानकारी है कि अमेरिका में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। देखो अमेरिका में
एक लोकतांत्रिक देश है। बताया था कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश कौन सा है, सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है, अमेरिका। अमेरिका में अनेक दल विद्यमान है, परंतु वहाँ मुख्यतः कितने दल आते हैं, 2 दल आते हैं। एक रिपब्लिकन पार्टी आती है, एक कौन सी आती है, डेमोक्रेटिक पार्टी आती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता। यहाँ भारत वाला जैसा मामला नहीं चलता कि एक तो कहता है कि राम मंदिर बनाएंगे, एक कहता नहीं बनाएंगे। एक पार्टी कहती है धारा 370 उठाएंगे, एक कहती है नहीं उठाएंगे। ऐसा नहीं है। अमेरिका के राजनीतिक दलों के बारे में कहा जाता है कि 2 बोतलों में बंद एक ही शराब है, मतलब बोतल अलग अलग है परंतु शराब क्या है, एक ही है। तो अमेरिका के राजनीतिक दलों के बारे में एक कहावत अच्छी है कि 2 बोतलों में बंद एक ही शराब है। इनमें थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ी उदारवादी या लिबरल पार्टी है और ये उदारवादी पार्टी नहीं है। अर्थात ये दूसरे देशों से आए नागरिकों का सम्मान करती, इज्जत करती, ये कहती है कि हम ही हैं सब कुछ, दूसरा कोई कुछ नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी से देखा जाए तो बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, और रिपब्लिकन पार्टी से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो किससे हैं, रिपब्लिकन पार्टी से वर्तमान में भी राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है 2020 में, तो डोनाल्ड ट्रंप है। और डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है, तो जो बाइडेन इसके क्या है वर्तमान में राष्ट्रपति उम्मीदवार है। तो वह अनेक दल हैं, विविधता, लोकतांत्रिक देश है, अनेक दल विद्यमान है, साम्यवादी दल भी है, परंतु अन्य दलों का क्या है कोई ज्यादा महत्व नहीं है। वर्तमान में वह प्रमुख दलों में आती है रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ज्यादा अंतर नहीं है, ये उदारवादी पार्टी है, ये उदारवादी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, ये हाथी उसका क्या है चुनाव चिन्ह है, समझ सोचना ही क्या देर का। और डेमोक्रेटिक पार्टी का मतलब चुनाव चिन्ह है वो क्या है, डंकी है दोनों जानवर ही, वैसे समझ लेना, ऐसा मत समझना कि वो कोई जानवर नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति का, रिपब्लिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, इसलिए वो जानवर नहीं हो सकता, दोनों ध्यान रखना जानवर ही है, ठीक है। तो ये अमेरिका में राजनीतिक दलों की बात कर लेगी। अब देखो अमेरिका में राष्ट्रपति की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट बनता है। अमेरिका में राष्ट्रपति की बात करें, अनुच्छेद 2 के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई है कि लिखा गया है कि अमेरिका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत में भी अनुच्छेद 53 में लिखा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम जारी होगी। उसी प्रकार अमेरिका में अनुच्छेद 2 में लिखा गया कि अमेरिका के संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति। अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों क्या है, एक ही होता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, वही शासन, या राष्ट्राध्यक्ष अलग होता है, शासनाध्यक्ष अलग होता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत में अलग अलग होते हैं। यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते पर राष्ट्रपति करता है, भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में प्रधानमंत्री कहता है, और प्रधानमंत्री क्या करता है, लगभग अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते करता है। और मान लीजिए कहीं राष्ट्रपति समझौते करने गया तो उसको प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद क्या देती है, बायोडाटा देती है। अब देखो बात करते हैं आगे, अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यताएं। पहले तो मैं भारत की बता देता हूं कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखो भारत के राष्ट्रपति की तुलना कर लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यताओं में अंतर क्या होता है। देखो कोई भी काम करते हैं तो सीधी सी बात है, योग्यताओं का जिक्र किया जाता है। सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है, तो योग्यताओं की आवश्यकता होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात की जाए तो पहली बात है जन्मजात क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति है वो जन्मजात नागरिक होना चाहिए, अर्थात उसका जन्म कहाँ हो, अमेरिका। भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है। भारत में रूल ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे जन्म का हो चाहे जन्म से बाद आकर बना होना क्या चाहिए, भारत का नागरिक ही होना चाहिए। तो जन्मजात नागरिक हो। और अमेरिका के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है, मिनिमम एज की बात की जाए कितने वर्ष, 35 वर्ष। और भारत के राष्ट्रपति की भी न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष है। ये बात दोनों में समान, एज की बात करेंगे दोनों में समान है। यहाँ जन्मजात नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत में केवल क्या होना चाहिए, नागरिक। मूल नागरिक जैसे शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, आईएएस परी का क्वेश्चन है। यूएसए का कम से कम 14 वर्षों तक क्या रहा हो, निवास।
कि जन्म तो अमेरिका में हो गया पर अमेरिका छोड़कर किसी अन्य देश में चला गया, वो नहीं चलेगा। कि वो 35 वर्ष की आयु तक होता है या चुनाव लड़ता है जब तक कम से कम 14 वर्षों तक वो कहाँ रहा हो, अमेरिका में रहा हो। ये ध्यान, एक साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, टुकड़ों में रह सकता है, 10 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, कुल मिलाकर कितने वर्षों तक अमेरिका में रहा हो, 14 वर्षों तक। भारत में इस प्रकार की कोई कंडीशन योग्यताओं में नहीं है। क्लियर होगी बात। तो जन्मजात नागरिक को न्यूनतम 35 वर्ष और कम से कम कितना वर्ष आयु हो, 14 वर्ष की क्या हो, आयु हो। उम्मीदवार की बहुत अच्छी पॉलिसी है वहाँ। यहाँ पार्टियां उम्मीदवार तय करती है। भारत में राष्ट्रपति का पता ही नहीं चलता कि पार्टी के जो मेंबर होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी पता नहीं चलता कि राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। अमेरिका में एक उम्मीदवार चुनने की अलग ही प्रक्रिया है। खुलकर क्या होता है, वह मतदान होता है, पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर क्या चुनते हैं, उम्मीदवार चुनते हैं। यहाँ भारत में क्या होता है कि पार्टी के उच्च लोग हैं वो बैठे ही नाम तय कर देते हैं। जैसे 2017 में भारत में राष्ट्रपति चुनाव थे तो भाजपा से नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं वो रामनाथ कोविंद होंगे, और कांग्रेस दल वाले कहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है वो मीरा कुमार। जबकि अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में सिस्टम की प्रक्रिया क्या है, अलग ही चलती है। देखो बताएंगे पूरी प्रक्रिया, आप ध्यान से सुनना इस बात को कि वहाँ उम्मीदवार किस प्रकार से चुना जाना है। इस प्रकार की प्रक्रिया भारत में होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति की तो छोड़ो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक का पता नहीं चलता कि अपन इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, इस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तक पता नहीं चलता। उसको भी आला कमान तय करता है कि अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। वोट किसी को दो, कोई तुक नहीं है आपका। जबकि अमेरिका में एक बहुत अच्छी प्रक्रिया से गुजरते हैं कि वहाँ क्या चुने जाते हैं, उम्मीदवार की एक निश्चित क्या होती है प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया जिस वर्ष चुनाव होते हैं उस वर्ष जुलाई अगस्त से ये प्रक्रिया लगभग क्या हो जाती है, शुरू। मतलब 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है तो जुलाई अगस्त में ये प्रक्रिया शुरू होती है कि किस पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। तो देखो इसमें ध्यान रखना, पार्टी के जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो पार्टी प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने अपने क्षेत्र से क्या चुनते हैं, पार्टी प्रतिनिधि चुनते हैं। उन्हें अमेरिका में क्या कहते हैं, डेलीगेट्स। अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवारों की जब भी बात की जाएगी तो डेलीगेट्स की चर्चा जरूर की जाएगी। तो पार्टी के जो रजिस्टर्ड जो मेंबर होते हैं वो मेंबर क्या करते हैं, पार्टी प्रतिनिधि चुनते हैं। अपने अपने क्षेत्र से क्या चुनते हैं, वो पार्टी प्रतिनिधि चुनते हैं, डेलीगेट चुनते हैं। और पार्टी प्रतिनिधि चुनने के दो तरीके हैं, एक प्राइमरी है और दूसरा किस प्रकार से है, काकेस। वह पार्टी, ये पार्टी के नियम में ध्यान रखना, संविधान के नियम नहीं है। संविधान में नहीं लिखी गई है उम्मीदवार घोषित करने की बात। ये कहाँ लिखी गई है, पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर पार्टी प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रक्रिया जो उम्मीदवार कौन चुनता है इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है, केवल पार्टी अपने आधार पर क्या बना रखे हैं, नियम। अब देखो ये डेलीगेट्स हैं, ये मेंबर्स, पार्टी प्रतिनिधि, ये दो पद्धतियों, एक प्राइमरी है और दूसरी कौन सी पद्धति है, काकेसस है। देखो प्राइमरी और काकेसस में क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष, मैं अगले वाले में बताता हूं। देखो यहाँ मानचित्र में दो अमेरिका का मानचित्र है और यहाँ कुछ स्टेट येलो कलर में दर्शाए गए हैं और कुछ स्टेट ब्लू कलर में दर्शाए गए हैं। काकेसस स्टेट हैं प्राइमरी स्टेट की। किन राज्यों में उम्मीदवार है, पार्टी प्रतिनिधि है वो काकेसस पद्धति से चुना जाता है और किन राज्यों में प्राइमरी सिस्टम से चुना जाता है। पहली बात करते हैं प्राइमरी सिस्टम। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि अमेरिका में किसी पार्टी से 3 राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़े हुए, मान लीजिए कि 3 उम्मीदवार खड़े हुए, ए, बी और सी, 3 उम्मीदवार हो गए। अब ये क्या करते हैं, पार्टी उम्मीदवारों को, पार्टी प्रतिनिधि को खड़ा करते हैं अलग अलग राज्य में। जैसे और टेक्सास राज्य है, या 3 क्या कर दिए पार्टी प्रतिनिधि, पार्टी प्रतिनिधि खड़ा करते हैं, सपोज, ठीक है, पार्टी प्रतिनिधि खड़े करते हैं। अलग अलग राज्य की अलग अलग संख्या है, मान लीजिए पार्टी प्रतिनिधि खड़ा करते हैं और इसमें ये
जो पार्टी प्रतिनिधि खड़े होते हैं ये पहले कह देते हैं कि यदि मैं पार्टी प्रतिनिधि का चुनाव जीता तो ए को समर्थन है, मैं पार्टी प्रतिनिधि का चुनाव जीता बी को समर्थन है, और मैं पार्टी प्रतिनिधि चुना तो सी को। मतलब जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होने की जो पार्टी में घोषणा करते हैं उनके आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। इनका पहले से होता है कि मैं जीत कर गया तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हूँ या इसी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार के समर्थन में। और ये क्या करते हैं, पार्टी प्रतिनिधि, जैसे टेक्सास राज्य की बात की जाए तो यहाँ बेल्ट पेपर, मतलब पेपर से क्या दिए जाते हैं, मतदान किए जाते हैं। प्राइमरी में क्या होता है कि पार्टी प्रतिनिधि चुनने के लिए पेपर से क्या दिए जाते हैं, मत दिया जाता है, बेल्ट पेपर बोलते हैं, या बॉक्स पेटी में क्या डाल दिया जाता है, मत डाल दिए जाते हैं। उसके बाद उनकी गिनती की जाती है और पार्टी प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। तो ये पार्टी प्रतिनिधि चुनने की एक क्या है, प्रक्रिया है। क्लियर होगी बात। तो प्राइमरी में क्या होता है कि बॉक्स में क्या डाला जाता है, मत डाला जाता है, उसके बाद उसकी गिनती होती है, जो सर्वाधिक मत मिलते हैं वो क्या होता है, चुनाव जीतता है। अब पार्टी प्रतिनिधि को वोट कौन देता है, तो पार्टी का रजिस्टर्ड मेंबर ही वोट देता है, आम जनता उसको वोट नहीं देती है। क्लियर हो गई बात। अब देखो काकेस सिस्टम में क्या होता है। वैसे काकेस सिस्टम में होता है कि एक सभा का आयोजन होता है और किसी पार्टी प्रतिनिधि को हाथ खड़ा करके क्या कर दिया जाता है, समर्थन। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम है, ये पार्टी द्वारा डिपेंड होता है, न कि संविधान द्वारा डिपेंड है। तो उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया पूरी दोबारा बता रहा हूं कि उम्मीदवार की प्रक्रिया लगभग जुलाई अगस्त में शुरू होती है। उम्मीदवार चुनने से पहले क्या चुने जाते हैं, डेलीगेट्स चुने जाते हैं, पार्टी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और पार्टी प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर द्वारा। कितनी पद्धतियों द्वारा चुने जाते हैं, 2 पद्धतियों द्वारा, एक प्राइमरी और दूसरी कौन सी, काकेसस। अब देखो बात करते हैं प्राइमरी। येलो कलर वाले राज्य हैं, ओहियो है, कैलिफोर्निया है, उठा प्रांत है, न्यू मैक्सिस है, टेक्सास है। इन राज्यों में क्या है, प्राइमरी सिस्टम है, मतलब बॉक्स में मत डालकर है। और काकेसस स्टेट में क्या होता है, हाथ खड़ा करके। इस काकेसस वाले में कुछ पुराने ये पुराने जो प्रतिनिधि होते हैं, ये हैं पुराने मंत्री हैं, इनका भी कुछ बड़ा भागीदारी होती है। अब देखो आगे बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पार्टी प्रतिनिधि आपने चुन लिए, क्या चुन लिए, पार्टी प्रतिनिधि चुन लिए। अब रिपब्लिकन पार्टी से पार्टी प्रतिनिधि कितने हैं, 2272। और डेमोक्रेटिक पार्टी अपने पार्टी प्रतिनिधि कितने चुनते हैं, 3979। ये अलग अलग पार्टियों के अलग अलग पार्टी प्रतिनिधि होते हैं, ध्यान रखना, अलग अलग पार्टी प्रतिनिधि होते हैं। और ये कोई संविधान में बात नहीं है, पार्टी अपने हिसाब से क्या करती है, इनको तय कर लेते हैं कि मेरी पार्टी में कितने पार्टी प्रतिनिधि या डेलीगेट चुने जाएंगे। अब डेलीगेट चुनने के बाद क्या होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। मान लीजिए कि पहले रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग कौन लेते हैं, तो ये डेलीगेट्स क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और जो पार्टी में 8, 10, 15 जो भी राष्ट्रपति खड़ा होना चाहते हैं, उनको ये 2272 क्या देते हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन में वोट देते हैं। और जिसको सर्वाधिक मत मिलते हैं वही राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होता है। अर्थात एक निश्चित प्रक्रिया हो गई कि पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर डेलीगेट्स को चुनेंगे, और डेलीगेट्स किसको चुनेंगे, तो उम्मीदवार को चुनेंगे। जबकि यहाँ क्या होता है, पार्टी के उच्च नेता ही किसको चुन देते हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुन देते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में 3979 क्या है, डेलीगेट्स है, प्रतिनिधि, पार्टी प्रतिनिधि हैं। और इनका राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन में वोट देते हैं। इससे भी कितने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार पार्टी में खड़े हो सकते, जिसको सर्वाधिक मत मिलते हैं। 2020 में सर्वाधिक किसको मिले, जोई बाइडेन को मिले हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी से 2020 में राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन, तो जोई बाइडेन है। और रिपब्लिकन पार्टी से 2020 में राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये उम्मीदवार किस प्रकार से चुने जाते हैं, जबकि भारत में सीधा ही तय कर देते हैं, आला कमान तय कर देती है या हाई कमान तय कर देती है कि मेरी पार्टी का इस बार राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। जबकि अमेरिका में क्या होते हैं कि पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर डेलीगेट्स को चुनते हैं, और डेलीगेट्स किसको चुनते हैं, तो पार्टी उम्मीदवार को चुनते हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। उम्मीदवारों की बात की जाए, पार्टी मेंबर डेलीगेट्स को, और डेलीगेट्स किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार। रिपब्लिकन पार्टी में डेलीगेट्स कितने हैं, तो 2272।
और इसमें कितने हैं 3,979 क्या है डेलीगेट्स चुने जाते हैं। और ये किसका राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, मतलब पूरे डेलीगेट्स एक पार्टी की एक जगह होते हैं, पार्टी उम्मीदवार को क्या देते हैं, वोट देते हैं। तो ये सारी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो क्या होता है, ये वो और ही अच्छी बात आई है यहाँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, अन्यथा आपकी बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई। किसकी बात की गई है, निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है कि निर्वाचन, अमेरिका में राष्ट्रपति को वोट कौन देंगे। भारत में तो सीधा सा पता है कि जो लोकसभा सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, जो विधानसभा सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखना, अमेरिका में जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं, अर्थात प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन देते हैं, तो निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज या, ठीक है। अब देखो पहली बात, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत में भी भारत का राष्ट्रपति है जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता द्वारा। जनता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्यों को चुनती है और ये सदस्य किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। क्लियर होगी। जबकि क्या होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से ही होते हैं, परंतु वहाँ पार्लियामेंट के मेंबर या कांग्रेस के मेंबर अमेरिका राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। तो बात ध्यान रखनी, निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इनको जनता चुनती है, ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसकी सीधी सी डेफिनेशन, भाई जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है, निर्वाचन मंडल को चुनती है। निर्वाचन मंडल किसको चुनता है, तो राष्ट्रपति को चुनता है। क्लियर होगी। जनता निर्वाचन मंडल चुनती है और निर्वाचन मंडल किसको चुनता है, राष्ट्रपति को। सीधी कहानी तो ये है। अब देखो इसको थोड़ी सी डीपली बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यही बात बताई कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार, अपन ये जनता है मान लीजिए यहाँ, और ये जनता है, और ये जनता किसको चुनती है, निर्वाचन मंडल को चुनती है या इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। अमेरिका में इसको इलेक्टोरल कॉलेज शब्द से प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका हिंदी में अर्थ होता है निर्वाचन। और ये निर्वाचन मंडल किसको चुनता है, तो राष्ट्रपति को। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वहां के राष्ट्रपति का चुनाव, इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचन मंडल का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और ये निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, यही बात है जो मैंने बताई है कि जनता द्वारा निर्वाचन मंडल का चुनाव किया जाता है और निर्वाचन मंडल द्वारा किसका चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो निर्वाचन मंडल किस प्रकार से चुने जाते हैं, निर्वाचक मंडल किस प्रकार से चुने जाते हैं, तो इसकी बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है। पहले तो बात करते हैं कि निर्वाचन मंडलों की संख्या कितनी है, कि ये निर्वाचन मंडल कितने होंगे, किस आधार पर निर्वाचन मंडलों की संख्या तय की गई। तो संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की व्यवस्थापिका के आदेशानुसार उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं, किसके, प्रत्येक राज्य में जितने सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं उस राज्य में उतने ही क्या होते हैं, निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। क्लियर होगी। मान लीजिए कि कैलिफोर्निया जो प्रांत है उसे 53 तो क्या है, प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं और 2 किसके हैं, सीनेट के। कैलिफोर्निया प्रांत की बात की गई। तो अब बात की जाए कि कैलिफोर्निया प्रांत से कुल निर्वाचन मंडल कितने चुने जाएंगे, तो 55 चुने जाएंगे। कितने चुने जाएंगे, 55 चुने जाएंगे। बात क्लियर होगी। 55 जितने सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं जिस राज्य से, उतने ही उस राज्य से क्या चुने जाते हैं, निर्वाचक मंडल चुने जाते हैं। अब देखो सीनेट के कुल मेंबर कितने हैं अमेरिका में, 100। क्लियर है बात। और प्रतिनिधि सभा के कुल सदस्य कितने अमेरिका में, तो 400
35। तो जिस राज्य से जितने प्रतिनिधि सभा और सीनेट अर्थात कांग्रेस के सदस्य होते हैं उतने क्या होते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अब देखो बात करते हैं किस राज्य से कितने प्रतिनिधि सभा अर्थात किस राज्य से कितने निर्वाचक मंडल चुने जाएंगे। तो जैसे कैलिफोर्निया की बात की जाए 55 है, ये अलास्का में कितने हैं 3 है, हवाई पर कितने हैं 3 है। तो ये अलग अलग चुने जाते हैं, ठीक है। तो कहने की बात है जिस राज्य से जितने कांग्रेस के सदस्य होते हैं उतने ही क्या चुने जाते हैं, निर्वाचक मंडल। एक डायग्राम दिया गया, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया। अब देखो कुल निर्वाचक मंडल कितने होते हैं, ध्यान रखना कुल निर्वाचक मंडल वहां 535 न होकर कितने होते हैं 538। अपन ने भी बात की थी कि प्रतिनिधि सभा में कुल सदस्य कितने होते हैं 435 और सीनेट में कितने होते हैं 100 और टोटल कितने हुए 535। जबकि अमेरिका में कुल निर्वाचक मंडल कितने हैं 538। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडलों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 538 होती है। ये 538 की व्याख्या करें तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य कितने 435, सीनेट के कितने 100 और 3 ये एक कोलंबिया जिला है, डिस्ट्रिक्ट है और इसे कितने चुने जाते हैं निर्वाचक मंडल 3। ध्यान रखना इस कोलंबिया जिले से कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं होता है अर्थात न ही प्रतिनिधि सभा का मेंबर होता है और न ही सीनेट का मेंबर होता है। केवल 3 क्या चुने जाते हैं निर्वाचक मंडल चुने जाते हैं। और इस वर्ष 3 नवंबर को अर्थात 2020 में 3 नवंबर को किसके चुनाव होंगे, निर्वाचन मंडल के चुनाव होंगे। अर्थात तय कर लिया जाएगा कि इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेगा या जो बाइडेन बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब क्या होता है यहाँ उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं, उम्मीदवार चुन लिए गए हैं और वहाँ टीवी पर प्रचार चलता है। इंडिया में बड़ी बड़ी सभाएं होती है, बसें लगाई जाती है, मजदूरों को बुलाया जाता है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, शराब बांटी जाती है। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में सभाओं का आयोजन नहीं होता है। अमेरिका में जो डेबिट होती है वो टीवी पर होती है। दोनों प्रत्याशी आमने सामने बैठ जाते हैं और अपने क्या करते हैं विचार रखते हैं अलग अलग और जनता को क्या करते हैं अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत में क्या होती है बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाता है, आसपास के लोगों को एकत्रित किया जाता है, बसें लगाई जाती है। ऐसा अमेरिका में नहीं है। वहाँ क्या किया जाता है शांत प्रचार चलता है, टीवी पर प्रचार चलता है, जबकि यहाँ झंडा लेकर प्रचार चलता है। तो इस वर्ष 3 नवंबर को क्या होंगे निर्वाचक मंडल का चुनाव होगा। अमेरिका के संविधान में ये लिखा गया है, संविधान में क्या लिखा गया है उसकी बात करेंगे। अमेरिका के संविधान में लिखा गया है कि नवंबर माह के जिस वर्ष चुनाव होंगे उस वर्ष नवंबर माह के प्रथम मंगलवार को निर्वाचक मंडल का चुनाव होगा और 2020 के नवंबर माह के जो प्रथम मंगलवार है वो 3 नवंबर को है। इस दिन क्या होंगे चुनाव। अब ध्यान रखना निर्वाचन मंडल का चुनाव सूची प्रणाली, भारत में सूची प्रणाली से नहीं होता, लिस्ट सिस्टम से नहीं होता। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है सूची प्रणाली द्वारा होता है, लिस्ट सिस्टम द्वारा होता है। अब ध्यान रखना ये सूची प्रणाली क्या है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको बताऊंगा सूची प्रणाली क्या हो। सूची प्रणाली की बात करेंगे तो सूची प्रणाली की सपोज सूची प्रणाली क्या है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत है और यहाँ से कितने मेंबर चुने जाने हैं 55। अब क्या होता है कि 55 सदस्यों की लिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जारी करती है, कितने सदस्यों की 55 की, और डेमोक्रेटिक पार्टी भी कितने सदस्यों की सूची जारी करती है 55 व्यक्तियों की लिस्ट जारी करती है। और इसमें एक सिंगल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, पूरे के पूरे क्या लड़ते हैं 55 ही चुनाव लड़ते हैं। अब क्या होता है चुनाव होता है, मतदान होता है, मतदान होने के बाद देखा जाता है कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले। मान लीजिए कि रिपब्लिकन पार्टी को 70% मत मिले, कितने प्रतिशत मत मिले 70% मत मिले, और डेमोक्रेटिक पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले 30%। अब जैसे मान लीजिए कि 70% रिपब्लिकन पार्टी को मिले हैं और 30% किसको मिले हैं डेमोक्रेट, तो 55 जो मेंबर हैं 55 में से 70% मेंबर तो किस पार्टी के चुने हुए माने जाएंगे
रिपब्लिक पार्टी के, और 30% मेंबर किसके चुने जाएंगे, डेमोक्रेटिक। अब वो पार्टी तय करती है कि किन 30 सदस्यों को, जब लिस्ट जारी की जाती है तो लिस्ट में क्या दे दिया जाता है, क्रम दे दिया जाता है कि 1 नंबर ये होगा, मतलब एक क्रम दे दिया जाता है कि मान लीजिए कि किसी पार्टी के 10 ही सदस्य चुने जाने हैं तो प्रथम 10 ही चुनाव जीतेंगे, 10% वोट मिले हैं, या किसी पार्टी के 10 सदस्य चुने जाने हैं तो प्रथम 10। तो यहाँ पर लिस्ट सिस्टम होता है, पूरे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है, क्लियर होगी, 55 मेंबर की। जितने प्रतिशत जिस पार्टी को मत मिलते हैं उस राज्य से उतने प्रतिशत क्या होते हैं, उस लिस्ट में से सदस्य चुन लिए जाते हैं जो प्रथम होते हैं। तो लिस्ट सिस्टम समझ गए। यहाँ सिंगल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, पूरी लिस्ट खड़ी होती है, लिस्ट को लोग क्या देते हैं, वोट देते हैं। लिस्ट की बात करी जाए तो लोग या तो रिपब्लिकन पार्टी को वोट देंगे या डेमोक्रेटिक पार्टी को क्या देंगे, वोट देंगे, ठीक है। उम्मीदवार को कोई वोट नहीं देता, जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, मान लीजिए कि रिपब्लिकन पार्टी को 70% वोट मिले तो 55 में से 70% उम्मीदवार किस पार्टी के होंगे, रिपब्लिकन के, और डेमोक्रेटिक पार्टी को 30% वोट मिले हैं तो वह 30% वोट, जो 55 में 30% सीट है वो किस पार्टी के पास चली जाएगी, डेमोक्रेटिक के पास चली जाएगी। ये बात है। अमेरिका में पिछली बार देखा था कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसको मत ज्यादा थे, फिर भी वो क्या हुई, हिलरी क्लिंटन चुनाव हार गई, वो इसी सिस्टम के कारण चुनाव हार गई थी, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। लिस्ट सिस्टम, या व्यक्ति है जो मतदाता है वो व्यक्ति को वोट नहीं देता, अर्थात उम्मीदवार को वोट नहीं देता, वो पार्टी को वोट देता है, पार्टी लिस्ट जारी करती है, जितने प्रतिशत मत मिलते हैं उतने प्रतिशत उसको क्या मिल जाती है, सीट मिली जाती है। तो ये किसकी, अमेरिका में निर्वाचक मंडलों का चुनाव किस सिस्टम से होता है, तो सूची प्रणाली से होता है। क्लियर होगी सूची प्रणाली की बात। लिस्ट सिस्टम या सूची प्रणाली से निर्वाचक मंडलों का चुनाव होता है। अब देखो आगे बात करते हैं मतदाता। ये बात बहुत ही अच्छी है कि मतदाता वोटर कौन कौन हो सकते हैं, क्या मतदाता के लिए वहाँ क्या कंडीशन लगाई गई है, तो मतदाता के लिए कोई कंडीशन नहीं है ज़्यादा। एक तो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, और भारत में भी न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। अमेरिका में पहले मतदाता की आयु थी 21 वर्ष और भारत में भी पहले कितनी थी, 21 वर्ष। अमेरिका में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18, और भारत में भी मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, राजीव गांधी सरकार द्वारा 18 वर्ष कर देगी। जो निर्वाचक मंडल होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, उनको वोट देने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। संबंधित मतदाता उस राज्य में कम से कम कितने दिन से रहा हो, 30 दिन से। ऐसा नहीं कि चुनाव के 2 दिन पहले वोट देने के लिए आ गया था। झुंझुनू में 1971 के लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है कि राजा बनाम रंका चुनाव था और सभी विदेशियों को, रहने वालों को बुला लिया जाता है, परंतु यहाँ कम से कम 30 दिन की कंडीशन काम करती है। तो मतदाता की आयु 18 वर्ष, पहले कितनी थी, 21 वर्ष, और उस राज्य का क्या होना चाहिए, कम से कम 30 दिन से उस राज्य में रह रहा हो तो वो वोट दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावी खर्च कितना है, $30,000 है, और कोई व्यक्ति इससे अधिक भी खर्च करता है तो उसको कोई सजा का प्रावधान नहीं। पिछली बार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है तो लगभग 10,500 करोड़ रुपए क्या हुए थे, खर्च हुए थे। तो वहाँ चुनावी खर्च की बाउंडिंग तो है, परंतु इससे अधिक होने पर भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आगे बात करते हैं, देखो अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ, कि अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसका टेन्यूर कितना होता है, उसका टेन्यूर 4 वर्ष का होता है। पहले अनलिमिटेड था, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार चुना जा सकता था, ये सारी बातें थी। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, और एक व्यक्ति अधिकतम कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है, 10 वर्ष। एक व्यक्ति अधिकतम 10 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, और एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार, तो 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार, और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है,
4 वर्ष है। क्लियर होगी बात? 10 वर्ष 4 वर्ष कार्यकाल है और एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार, तो 2 बार वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। पहले वहां अनलिमिटेड काम था, परंतु 22वां संविधान संशोधन 1951 के तहत अमेरिका में प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात की जाए, ये डी रूजवेल्ट है जो तीसरी बार चुनाव लड़ते हैं 1940 में, चौथी बार चुनाव लड़ते हैं 1944 में। अब ये जैसे चौथी बार चुनाव लड़े तो नियम बना दिया गया कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो है कि 1945 में जब अमेरिका द्वारा जापान पर जब परमाणु बम गिराए गए थे, उस समय राष्ट्रपति था। होता क्या है कि जापान है जो अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला करता है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट क्या कहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति था और वो सेना के अधिकारियों की क्या लेता है, बैठक लेता है और उन सेना के अधिकारी को कहता है कि जापान पर वापस अटैक करना चाहिए। अधिकारी वगैरह सब ये मना कर देते हैं कि अपनी सेना है इतनी ताकतवर नहीं है कि हम जापान पर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जापान एक बहुत ताकतवर मुल्क है और जापान के पास ऐसी टेक्निक है, ऐसे हथियार भी हैं, ऐसे यान भी हैं जो अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, वापस जापान जा सकते हैं। ये अमेरिका के पास ऐसे नहीं है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट क्या कहता है कि अपने पैरों पर खड़ा होता है, ये विकलांग थे, बिना व्हील चेयर के खड़ा होता है कि जिंदगी में मैं जब बिना व्हील चेयर के खड़ा हो सकता हूं तो अपन जापान पर अटैक भी कर सकते हैं। इस बात को लेकर अमेरिका जापान पर अटैक करता है और 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर परमाणु बम गिराता है, जापान को तहस नहस कर देता है। क्लियर है बात? तो कुछ ठान ले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात है। चौथी बार चुनाव लड़ते हैं तो वहां प्रावधान। अब देखो एक बात आपके कंफ्यूजन की रह गई कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुन सकता है, तीसरी बार वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता, फिर भी यहाँ कार्यकाल 10 वर्ष, जबकि एक व्यक्ति 2 बार तो कितने वर्ष होगा। तो ध्यान रखना अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष परिस्थितियों में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष। ऐसी कोई कंडीशन हो गई, युद्ध चल रहा है, चुनाव नहीं हो सकते, तो वहां कितना हो सकता है, 1 वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव। अब 4 तो उसका कार्यकाल है और 1 बढ़ा दिया कितनी बार, कितने वर्ष, 5 वर्ष, और 2 बार तो कितना हो गया, 10। तो अमेरिका में कोई व्यक्ति अधिकतम कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, 10। अमेरिका का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। इसकी कोई बड़ी कहानी नहीं है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया। और भारत के राष्ट्रपति को भी किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति को उठाने की प्रक्रिया क्या है। और भारत में जो महाभियोग प्रक्रिया है, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग प्रक्रिया ली गई है, वो महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो यूएसए के राष्ट्रपति को उठाने की प्रक्रिया कौन सी है, महाभियोग। और महाभियोग प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में लाई जाता है, अर्थात वहां की लोकसभा में लाया जाता है प्रतिनिधि। यहाँ क्या होता है, महाभियोग कोई सा भी सदन लेकर आ सकता है। इसमें प्रतिनिधि सभा महाभियोग लेकर आती है, सीनेट अर्थात दूसरा सदन क्या करता है, जांच करता है। फिक्स है कि प्रतिनिधि सभा ही क्या लाएगी, महाभियोग लाएगी, और सीनेट इसकी क्या करेगी, जांच। जबकि भारत में इसका क्या होता है, फिक्स नहीं है कि कौन सा सदन महाभियोग लेकर आएगा। जो सदन महाभियोग लेकर आता है उसके दूसरा सदन क्या करता है, जांच करता है इंडिया में। और वही बात 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित कर दिया गया तो राष्ट्रपति हटा हुआ मान लिया जाता है। तो महाभियोग प्रक्रिया भारत की और अमेरिका की क्या है, सेम ही। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो सब जानते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन। वर्तमान में कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे। और अमेरिका में प्रथम 10 संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, मूल अधिकार। और अमेरिका में टोटल संविधान संशोधन कितने किए गए हैं, 27 किए गए हैं।
तो ये था अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव। क्लियर होगी बात। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव उम्मीदवार होता है, किस प्रकार से चुनाव जीता जाता है। ये सारी बातें अपन ने कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।